sometime more. नमस्कार दोस्तों, कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन का आज 53वां दिन है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और उसके बाद वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज चौथी किस्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन घोषणाओं की विस्तृत जानकारी दी। देखते हैं कि क्या है उन घोषणाओं का तिलस्म और कितनी है उन आंकड़ों की जादूगरी। इसको बखूबी समझाने के लिए हमारे साथ हैं 2 साथी, अर्थशास्त्री और डेटा एक्सपर्ट। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी का और श्री प्रवीण चक्रवर्ती जी का। मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें बारी बारी से। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, आप सभी को सादर नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी बात आज चालू करना चाहता हूं, पर आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के हर व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोविड रिलीफ पैकेज था जो आज जिसकी घोषणा की गई? क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं भी कोविड रिलीफ पैकेज का अंश भर मात्र भी था आज की घोषणाओं में? और मैं एक एक करके घोषणा पे अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। पहले 2-3-4 मिनट मैं बात करूंगा, फिर प्रवीण जी अपना उद्बोधन देंगे और फिर उसके बाद मैं कुछ प्रश्न करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से। देखिए, आज जो घोषणाएं हुई है उसमें पैकेज का कहाँ अंश है, उसमें किसको क्या मिल रहा है? कोई मुझे बता पाएगा किसी भी व्यक्ति को क्या कुछ मिल रहा है? और कर क्या रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं, उनको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन, not privatization in the name of corporatization. And she is trying to differ that there is a difference between corporatization and privatization. Ultimately, if the shares are going to be issued, it's a move towards privatization. Ordnance factories are the factories of strategic importance. We strongly object privatization of ordnance factories. They require modernization, and modernization can be done by new investments, by new technologies, by best practices of the world to be implemented there. So this is number one. हम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करने की चेष्टा की जा रही है, उसका निगमीकरण के नाम पर उसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन नहीं, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। और मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार को वहां नया निवेश करने की घोषणा करनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार को वहां नए तकनीक के प्रयोग का घोषणा करनी चाहिए। जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको वहां कैसे लागू किया जाए, उसकी घोषणा करनी चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट होगा और उसके बाद प्रवीण जी अपनी बात कहेंगे। आप एक तरफ तो 12 तारीख से प्रधानमंत्री जी आए, जब से हम देख रहे हैं टीवी पर जो भी सरकार का प्रतिनिधि आता है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। और आज आपने क्या किया? डिफेंस सेक्टर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है, उसमें एफडीआई बढ़ा दी। ये प्रपोजल एफडीआई के बढ़ाने का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रपोजल यूपीए के समय भी आया था, पर हमने उसको बिल्कुल बुरी तरह से उसको खारिज किया। और ये कहते हुए खारिज किया कि डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है जिसके सीरियस नेशनल सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस हैं। ऐसे सेक्टर में आप एफडीआई की निवेश की सीमा, वो भी ऑटोमेटिक रूप से आप बढ़ा रहे हो 49% से 74%। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है वो और सेक्टरों से अलग है। ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। I will repeat in English and then Praveen ji is going to talk. During the UPA regime also, there was a proposal to increase the
FDI in defense manufacturing from 49% to 74%, which we rejected altogether, because this sector is having a serious national security ramification. This proposal which government had announced, this proposal to increase the FDI limit is going to have a serious national security ramification. We oppose it, we condemn it, that at a time of pandemic, what government is going to do is trying to compromise the national security. Now I will request my colleague Praveenji to address, and thereafter I will raise few questions to the Honorable Prime Minister. Thank you, Gauravji. Good evening, everybody. I will speak in English. Pardon me, my Hindi is not very good. We were both bewildered and saddened by the Finance Minister's speech today. As you all know, the nation is watching hundreds of millions of migrants walking back to their states, to their home states, without food, water, transport, footwear. These people want to travel to their states. Finance Minister makes a proposal for Indians to travel to space. Really ironical. I want to actually point out today that there were many announcements that were made, all almost packaged as new and reform. The word reform was used many times. I want to highlight to you that almost every announcement that was made today was already reported and was in the works. There was absolutely nothing new. Let's take commercial coal mining, for example. It was reported in 2018 and approved in January of this year. There was nothing new in today's announcement. Privatization of airports. It was reported on October 27, 2019. And we all know that the last time airports were privatized by the Modi government, one business group bagged all the contracts. And we all know which group that was also. Similarly, my colleague spoke about FDI and defense production, ordnance factory corporatization. All of these measures were discussed back in 2018 and 19, and there was severe opposition even back then by the Defense Workers Federation and by the Congress Party. So I really want to ask the Finance Minister if she believes that the country is in a crisis or not. Because we think the nation today is in the midst of a severe humanitarian and economic crisis that we have not witnessed since independence. But all that the Finance Minister could do today was repackage old announcements and policies as some sort of new reforms. All of you should question the Finance Minister. What is the need for these sorts of reform announcements in the midst of a pandemic when the dire need is to put money directly in the hands of those that are suffering? That is the need of the hour, but we have heard almost everything except this. I think I know why the Finance Minister is resorting to this measure. Because the government of India is afraid of a downgrade in credit rating, sovereign rating by foreign credit rating agencies. Now is not the time to worry about our credit ratings. When our people need money, food, and shelter and transport right now, it is not the time to worry about what credit agencies such as Standard & Poor's or Fitch or Moody's will do to our sovereignty. So I urge the Finance Minister once again, all of you, to not get swayed by foreign credit agencies, and please resort to
stimulating the demand side of the economy and rehabilitation measures by putting money directly in the hands of people that need. I will now pass it over to my colleague Gauravji again for closing remarks. थैंक यू प्रवीण जी। देखिए, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो बात मैंने शुरुआत में की और प्रवीण जी ने जो अपना वक्तव्य दिया कि इसमें रिलीफ पैकेज कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बताइए देश को कि आज के पैकेज के बाद क्या एक पैसा भी 8 करोड़ माइग्रेंट्स के खाते में जाएगा या उनके हाथ में आएगा? ये मेरा पहला सवाल है। आज आपने घोषणा करी, क्या उससे एक पैसा भी जो 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो सड़क के किनारे चल रहे हैं, रेल की पटरी के किनारे चल रहे हैं, उनकी जेब में जाएगा क्या? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज के अनाउंसमेंट के बाद जो हमारे अन्नदाता है उसके खाते में एक पैसा भी एडिशनल जाएगा क्या? आज की अनाउंसमेंट के बाद आप जिसको रिलीफ पैकेज बता रहे हो, हमारे देश के 4-5 बड़े सेक्टर से और किसान सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके जेब में एक पैसा भी जाएगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें बताइए कि आज की घोषणा के बाद क्या 7 करोड़ जो हमारे किराना की दुकान वाले हमारे भाई हैं उनकी जेब में एक पैसा भी जाएगा क्या? आप बताइए। आप, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आज की घोषणा के बाद जो मिडिल इनकम ग्रुप, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी पिछले 2 महीने में या तो नौकरी गई है या सैलरी की में कमी आई है, उनको एक पैसे का भी एडिशनल फायदा होगा क्या आज की घोषणा के बाद? बताइए प्रधानमंत्री जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 5वां सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे लोग बस और ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं और पैदल जा रहे हैं अपने घरों पे यूपी और बिहार में, और आप कह रहे हो कि हम उनको स्पेस भेज देंगे। आप स्पेस के एयर स्पेस को आप रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पे लोग नीचे धरती पर, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर लोग पैदल चल रहे हैं। आप बताइए उनको इससे क्या फायदा मिला? आज आपने जो घोषणाएं करी, आप हमें ये बताइए कि जो 14 करोड़ लोगों ने, 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो अपना जॉब में स्पेस खोया है, उनको आप स्पेस टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, ये जो इंडस्ट्री के लिए भी आपने करते तो हम मानते। इंडस्ट्री बोल रही है कि हमको रिलीफ दो, हमको रिलैक्स करो, हमारे को नॉर्म्स में रिलैक्सेशन करो, हमको रिलीफ दो, हमको हमारे ऊपर कैश सपोर्ट करो। आप उन रिलीफ और रिलैक्स की जगह क्या कर रहे हो? आप ला रहे हो पुराने जो आपके आइडियाज हैं, जो प्रवीण जी ने बात करी 2017 के, 18 के, 19 के, आज आप आके वापिस प्रेस वार्ता में वही चीजें बोल रहे हो। मैं अपनी वार्ता को समाप्त करूंगा और आपके सवाल लूं उससे पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं इस विशेष प्रेस वार्ता के पटल से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की जो फाइनेंस मिनिस्टर की जी, वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी, उससे गरीब की झोली में क्या गया? जो 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं, उसकी झोली में क्या गया? आप यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, पर उसकी झोली में क्या गया, इसका जवाब दीजिए। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं और अगर आप चाहें तो मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर सकता हूं, पर मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। बट इफ समवन वांट्स, I can repeat this in English also. Otherwise, I am and Praveen ji is ready for Q&A from your side. गौरव जी, क्या ये आपका स्टेटमेंट भी है बना हुआ इंग्लिश में? हाँ, ये हम दे देंगे in next half an hour or 45 minutes we are going to release. Pranav ji is going to do that. अगर ऐसा करें तो बहुत ब्रीफली इंग्लिश में भी अगर इसको सम अप कर दें आप अपने हिस्से को। When industry is crying for relief and relax, the government is pushing old reforms of 2016, 17, 18, 19. Is there anything relief in today's package? And I want to ask Honorable Prime Minister 6 questions. My first question, that respected Prime Minister sir, after today's announcement by Finance Minister, is there anything for 8 crore migrants?
who are walking down across the road, who are walking down across the railway lines, who are every day morning we are seeing that the news of their accidents where the deaths are reported of these migrant workers. This is my first question. My second question, that after today's announcement by Finance Minister, is there anything for our farmers? Is our farmers going to get any single paisa of additional allocation, or is there any additional money is coming to his pocket? That my third question is that after today's announcement by Honorable Finance Minister, is there anything specific for our 7 crore ration dukan or shopkeepers who at this time of pandemic is just working as a warrior? My fourth question is that is there anything after today's announcement by Finance Minister, is there anything specific for our middle income group taxpayer, and what is there for them who had lost their lives, jobs in this particular pandemic? My fifth question for Honorable Prime Minister, when people are asking for buses and trains for safe travel to their respective hometowns, and you are indulging in freeing up the airspace, जब लोग अपने घर जाने के लिए बस और ट्रेन की बात कर रहे हैं, हमारी देश की सरकार कह रही है कि हमने एयर स्पेस को फ्री कर दिया। ये कैसी असंवेदनशीलता है? My last question to Honorable Prime Minister, that after today's announcement by FM, when the people are asking space in their jobs, because in last 2 months 14 crore plus people had lost their jobs, so when people are asking space in their jobs, our government is trying to push for space technology. I can't believe that why such an insensitivity towards the migrants, towards the farmers, towards the people who lost their jobs, towards the people who are moving towards below poverty line, towards the people who are not having the grains in their kitchen. Why such insensitivity, Honorable Prime Minister, sir? That these are my 6 questions. थैंक यू गौरव जी। वी विल टेक क्वेश्चन। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सुओ मोटो से संबंधित सवाल ही पूछें, और आप दोनों में से जिनसे सवाल हो उनको लक्षित करके पूछें। कृपया इंगित करें, और अगर सवाल नहीं है तो फिर हम कार्रवाई को समाप्त करेंगे। प्रशांत। सर सवाल पूछूं मैं? प्रीति। हाँ जी प्रीति पूछे, सहारा से जी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ब्रीफ थी लेकिन टू दी पॉइंट थी। मेरा सवाल ये है कि वित्त मंत्री ने कई सेक्टर्स को लेकर के आज जो घोषणाएं की, मुझे ये समझ में आया मोटा मोटा कि ये सभी निवेश को लेकर के ज्यादा है इन तमाम सेक्टर्स में, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम एविएशन की बात करें, चाहे हम पावर की बात करें। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि ये रिलीफ पैकेज है, इसको क्या मैं वाकई रिलीफ पैकेज के रूप में देख सकती हूँ? क्योंकि जहां तक मुझे समझ आता है ये निवेश को लेकर के ज्यादा चीजें रही हैं, एफडीआई को लेकर के ये चीजें, क्या ये वाकई हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि ये जो मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेज था या बाकी तमाम देश के लिए जो रिलीफ पैकेज था, ये वाकई रिलीफ पैकेज ही है? प्रीति जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। पेशेंट आज है वेंटिलेटर पर और वित्त मंत्री गई हैं गाय खरीदने, गाय का दूध बेच के वो उससे अस्पताल बनाएगी, अस्पताल बना के इलाज करवाएगी, और पेशेंट आज वेंटिलेटर पर खड़ा है। ये डिफरेंस है। और जो आज की जो घोषणाएं भी है वो 2018, 19, 17 में ऑलरेडी मौजूदा सरकार ने घोषणाएं करी है। प्रवीण जी ने 2-3 का तो आपको उल्लेख किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप जो प्रेस वार्ताएं कर रही हैं वो कोविड रिलीफ की प्रेस वार्ता है ना, वो कोई
प्रेस वार्ता रिफॉर्म्स की नहीं है, आज कोविड रिलीफ से देश चाहता था कि आप लोगों के हाथ में पैसा डालें ताकि मांग का सृजन हो, मांग का सृजन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों का पहिया घूमने लग जाएगा। अब मैंने शुरुआत ही ये करी कि इज दिस ए कोविड-19 रिलीफ पैकेज, इसमें क्या है और आप क्या कर रहे हो इस पैकेज के नाम पे? आप क्या कर रहे हो, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और जिसका हम घोर हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि when you are going to those ordnance factories requires modernization, not privatization in the name of corporatization। आप कर क्या रहे हो? आप तो एक जगह तो सुबह से शाम आपके मंत्री टीवी पर आके आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, और शाम को वित्त मंत्री जी एफडीआई बढ़ा देती है लिमिट, और वो भी किस सेक्टर में? जो कि डिफेंस सेक्टर, जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है, जिसका नेशनल सिक्योरिटी के रेमिफिकेशन है जिस सेक्टर के पे, उसके पे आप एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से बढ़ा देती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है। आप कहते क्या हो? आप जो कोविड-19 रिलीफ पैकेज, तो आज की घोषणा में एक शब्द भी नहीं लगा, और मैंने 6 सवाल करे हैं। लोग कह रहे हैं भैया ट्रेन दे दो, बस दे दो, हमको सुरक्षित घर पहुंचा दो। आप कह रहे हो हम एयर स्पेस में ट्रैफिक बहुत है उसको खाली करवा रहे हैं। आप देखो विरोधाभास और असंवेदनशीलता सरकार की। लोग कह रहे हैं मेरे को घर जाने की बस दे दो, वो कह रहे हैं हवाई जहाजों का एयर जो ट्रैफिक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4 मिनट में कम करवा देती हूँ आप लोगों के। अरे हिंदुस्तान के लोग अपने घर जा रहे हैं पैदल, और आप एयर स्पेस की बात कह रहे हो। लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरी चली गई, हमारे को स्पेस दे दो, हमारी जॉब में स्पेस दे दो। वो कह रहे हैं मैं आपके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी खोल देता हूँ। ये क्या विरोधाभास है? आप या तो समझ ही नहीं पा रहे हमारी पीड़ा। 2 महीने से जिस व्यक्ति को के घर में दिहाड़ी नहीं आई है उसकी पीड़ा समझिए वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। जो ठेले कुमचे वाले की जिस पिछले 2 महीने से 1 रुपए की आमद नहीं हुई है उसकी पीड़ा समझिए। जो मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की नौकरी गई है या उसकी सैलरी में 30 से 40% अक्रॉस द सेक्टर कमी हुई है, उसकी पीड़ा समझिए। उसकी पीड़ा का निदान एक ही है जो हम बार बार कह रहे हैं, और आप उस बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं लोगों के हाथ में पैसा डालिए। आप जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं डालेंगे चीजें नहीं सुधर सकती। जी हाँ, अगला सवाल कौन पूछेंगे? सुओ मोटो से संबंधित कोई और सवाल है? प्रशांत, कोई रिक्वेस्ट है? नहीं सर। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ प्रणव जी, रमन बोल रहा हूँ। हाँ जी, रमन, न्यूज़ 24 से पूछे। गौरव जी, आज डिफेंस सेक्टर में भी कई बड़ी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई, और अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उनका ये कहना था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सड़क पे ट्रक पलट के कितने मजदूर हैं, उनकी जान जा रही है, लोग पैदल चल रहे हैं, और सरकार या तो डिफेंस की बात कर रही है या अंतरिक्ष की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर और अंतरिक्ष के सेक्टर में जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो भी कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में कारगर साबित हो सकता है? रमन जी, आपने बिल्कुल सार्थक सवाल पूछा है, और मैंने अपनी वार्ता में भी इसका जिक्र किया है कि 8 करोड़ माइग्रेंट लोग अपने घर जाने के लिए बस और ट्रेन नहीं मिल रही, वो पैदल जा रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हमने एयर स्पेस को फ्री करने का निर्णय कर लिया। आप बताइए, इससे ज्यादा असंवेदनशीलता कहीं हो सकती है क्या? लोग कह रहे हैं भाई हमें हमारे घर पहुंचा दो, वो कह रहे हैं एयर स्पेस को हमने फ्री कर दिया, और जिससे 3 से 4 मिनट की जर्नी, बंबई से दिल्ली की 4 मिनट की जर्नी कम हो जाएगी। यह असंवेदनशीलता है। हम कह रहे हैं कि भाई लोगों की जॉब्स में स्पेस दो, लोगों की स्पेस जॉब्स में जा रही है, वो कह रहे हैं हम आपको अंतरिक्ष भेज देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में बुला लेंगे।
हम कह रहे हैं कि भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आप मॉडर्नाइज करो, वो कह रहे हैं हम प्राइवेटाइज करेंगे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के फैक्ट्रीज हैं। हम कह रहे हैं कि आपने तो अभी आत्मनिर्भरता की बात सुबह से शाम कर रहे थे, और आज आत्मनिर्भरता कहाँ गई जब एफडीआई बढ़ा दी 49 से 74%, और वो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। सेम ये कि ये प्रपोजल हमारी सरकार के दौरान भी आया था, जिसको हमारे रक्षा मंत्री जी श्री एंटनी जी ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के रेमिफिकेशन से इस सेक्टर में अगर आप एफडीआई की लिमिट बढ़ाते हो, तो हम इन दोनों चीजों का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्राइवेटाइजेशन का, जो कि कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम से प्राइवेटाइजेशन की बात करी जा रही है, और दूसरा एफडीआई डिफेंस में बढ़ाने का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्टर हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के, हमारी देश की सुरक्षा के सेक्टर है। और आपने जो स्पेस का बात करी, मैंने अपना जवाब दिया। गौरव जी, प्रवीण जी, मेरे ख्याल से हमारे सवाल खत्म हो गए हैं, और आपकी आज्ञा हो तो हम प्रेस वार्ता को समाप्त करें। I thank everyone and I hope that the government listens to your advice and our friends take these facts and the realities that you have divulged to the people by the newspaper and television. And Sir, I have a question. Samya here. Sorry to interrupt. How can you not ask a question? Yes, please go ahead. Who do you have your question from? Gaurav sir or Praveen sir, whoever wants to answer. Basically, while the press conference was being held, Rahul Gandhi visited the Ashram Chowk and met a couple of migrant workers over there who were stopped by the Delhi police at the UP-Delhi border. And we were given to understand that they were also taken into preventive custody. But Rahul Gandhi just went over there, met them, spoke to them, along with the DPCC president. Now, the BJP is definitely calling this to be a publicity stunt. How do you see this, sir? Because BJP was quick to react and say that Rahul Gandhi went over there to meet the migrant workers as a part of a photo op of sorts. Soumya, Praveen ji, would you like to answer, Praveen ji? No, please go ahead. Please go ahead. If it is about the economic package, I will answer. Otherwise, please go ahead. Okay. Soumya, एक हिंदी में कहावत है, मारे और रोने भी ना दे। ये सरकार वैसी है। आप the migrants, 8 crore migrants, the number is also disclosed by Honorable Finance Minister. 8 crore migrants is interested to go back to their native places safely and with a good health. And what government is trying to do? That you can't meet Rahul Gandhi ji. Why? What is the reason of that? We want to ask, what is the reason of that? Because these migrants are going to tell Rahul Gandhi ji that the government had not done anything for them in last 50 days. On a notice of 4 hours, you announced 21 days lockdown, and then you extended it further for 19 days. And then after 40 days, after our consistent effort that please allow migrants to go, you gave a notification that they can go by bus. And the shameless Bihar government had responded that we are not having buses. Please allow them by train. Then when the train's operations were started, the migrants were charged train fare plus a special charge of 50 rupees. Is this the governance? Is this the way to handle pandemic? And that too, the people because of whom we are getting 24/7 services in our cities, in our metros. So I consider that the point which you had tried to share with me, I consider that a lack of empathy on behalf of the government, and they had a fear that migrants are going to tell that what is their current status, how government is befooling them, how government is giving them false statements. So they had a fear of that. But आपको एक बात बता दूं सौम्या जी, कि झूठ को आप जितना दबाने की और छुपाने की कोशिश करते हो ना, सच को इतना ही सच रोज बाहर निकल के आएगा। थैंक यू गौरव जी।
And thank you, Praveen ji, for joining us. Thank you, everyone, for being there. Thank you, sir.